तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है फेकेंड। दोस्तों फेकेंड का मतलब होता है उपजाऊ या फिर उत्पादन क्षम। जैसे कि मान लो तुम्हारे गार्डन में एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर मिट्टी इतनी ज़्यादा रिच और हेल्दी है कि तुम कुछ भी उगाओ सब तेज़ी से बढ़ता है। टोमेटोज, फ्लावर्स, हर्ब्स सब लश एंड ग्रीन। तो ये जो हाईली फर्टाइल, प्रोडक्टिव या फिर क्रिएटिव चीज़ होती है उसे ही फेकेंड कहा जाता है। ये वर्ड सिर्फ लैंड के लिए यानी कि ज़मीन के लिए ही यूज़ नहीं होता, माइंड और इमेजिनेशन के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि अगर कोई आर्टिस्ट या राइटर जिसके पास आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है वो भी फेकेंड माइंड का हो सकता है। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो फर्टाइल ज़मीन जिसमें क्रॉप्स अच्छे से उगते हैं तो वो फेकेंड लैंड है। साइंटिस्ट जिसके पास नए एक्सपेरिमेंट्स के एंडलेस आइडियाज़ है तो वो फेकेंड ब्रेन है। या फिर आर्टिस्ट जिसके हर आर्ट पीस में ओरिजिनलिटी हो तो वो फेकेंड इमेजिनेशन है। सिंपल वर्ड्स में फेकेंड का मतलब होता है फर्टाइल, प्रोडक्टिव या फिर क्रिएटिव। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि फेकेंड यानी क्या होता है। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। दोस्तों सिनोनिम इसका होता है फर्टाइल, प्रोडक्टिव या फिर प्रोलिफिक। दोस्तों इन तीनों का ही क्या मतलब होता है? उपजाऊ यानी कि जिससे आपको कुछ मिले, यानी कि प्रोडक्टिव का क्या मतलब है? जिससे आपको बदले में कोई प्रोडक्ट मिले, यानी कि जो आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो उसे हम कह सकते हैं फर्टाइल, प्रोडक्टिव या फिर प्रोलिफिक यानी कि उपजाऊ, जिसमें आप कुछ भी उगाओ उग जाता है, यानी कि आपको भी जो है वो बदले में कुछ ना कुछ मिलता है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं फर्टाइल, प्रोडक्टिव या फिर प्रोलिफिक। वही एंटोनिम पर आए तो एंटोनिम में है बैरन, इनफर्टाइल या फिर अनप्रोडक्टिव। दोस्तों बैरन का मतलब होता है बंजर, इनफर्टाइल का मतलब होता है जो मतलब कि उपजाऊ नहीं होती, यानी कि ज़मीन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यानी कि ऐसी ज़मीन जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, यानी कि जिसमें अगर आप कुछ भी उगाओ तो वो कभी उगेगा नहीं क्योंकि वो ज़मीन बंजर है। तो ऐसी ज़मीन को, या फिर हम पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जिसके पास कोई आइडियाज़ नहीं होते, जिसके पास अच्छी इमेजिनेशन नहीं होती, तो उसे भी हम जो है वो इनफर्टाइल कह सकते हैं इमेजिनेशन के तौर पर। तो ये हमारे हो गए एंटोनिम, जिसमें हमने देखा बैरन, इनफर्टाइल या फिर अनप्रोडक्टिव, यानी कि जिससे हमें कुछ नहीं मिलता, जो बंजर है यानी कि जो किसी काम का नहीं, तो उसे हम कह सकते हैं बैरन, इनफर्टाइल या फिर अनप्रोडक्टिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द फेकेंड सॉइल ग्रीव मैनी वेजिटेबल्स, यानी कि जो मतलब कि एक उपजाऊ जो मिट्टी थी उसमें जो है वो बहुत सारी सब्जियां यानी कि बहुत सारी वेजिटेबल्स उगाए जा सकते हैं, यानी कि उसमें जो है वो बहुत सारी सब्जियां उगी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फेकेंड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेट्राइटस। दोस्तों डेट्राइटस का मतलब होता है मलबा यानी कि अवशेष। मलबा तो मतलब आपको पता होगा जो भी वेस्ट होता है तो उसे हम मलबा कहते हैं। और वहीं अवशेष का मतलब होता है जो बची खुची चीज़ें होती है वो। जैसे कि मान लो तुम्हारा रूम साफ करने के बाद फ्लोर पर छोटी छोटी चीज़ें बच गई है, जैसे कि टॉन पेपर है, डस्ट है, चिप्स के टुकड़े हैं और थोड़ा बहुत कचरा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें बची हुई होती है या फिर वेस्ट या फिर ब्रोकन पीसेस होते हैं किसी चीज़ के, उन्हें ही हम डेट्राइटस कहते हैं। दोस्तों ये जो वर्ड है वो नेचर में भी यूज़ होता है, जैसे कि माउंटेन्स के नीचे गिरे हुए छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े या फिर जो सी के बॉटम पर जो सेटल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसे भी हम जो है वो डेट्राइटस कह सकते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो रूम क्लीनिंग के बाद फ्लोर पर जो बचा हुआ कचरा होता है तो वो एक तरीके का डेट्राइटस होता है। या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर जो बची हुई ब्रोकन ईंटें या फिर ब्रिक्स यानी कि और जो सीमेंट होती है वो भी एक तरीके का डेट्राइटस होता है। या फिर बीच पे वेव के बाद जो बचा हुआ सी वीड और शेल्स जो मतलब कि बह के आ जाते हैं तो उसे भी हम एक तरीके से जो है वो डेट्राइटस कह सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में डेट्राइटिस का मतलब होता है वेस्ट, डेब्रिस या फिर बची हुई छोटी ब्रोकन चीज़ें, यानी कि जो बची कुची चीज़ें होती है छोटी छोटी टूटी हुई या फिर जो मलबा होता है उसे हम डेट्राइटिस कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है डेब्रिस, रबल या फिर रिमेन्स। दोस्तों डेब्रिस या फिर रबल दोनों का मतलब होता है मलबा, यानी कि जो वेस्ट होता है उसे हम जो है वो डेब्रिस या फिर रबल कह सकते हैं। वही रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, यानी कि किसी चीज़ की, यानी कि किसी बड़ी सी चीज़ की बची कुची छोटी सी छोटी चीज़ें, यानी कि जो छोटा पार्ट होता है जो बच जाता है उसे हम जो है वो रिमेन्स कह सकते हैं। वही एंटोनिम में हमारे पास है ट्रेजर, वेल्थ या फिर एसेट्स। दोस्तों ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, वेल्थ का मतलब होता है धन, और एसेट्स का मतलब होता है कोई संपत्ति, कोई यानी कि किसी भी तरीके की एसेट्स, यानी कि किसी भी तरीके की धन संपत्ति हो सकती है, किसी भी तरीके की एक जो आपकी मतलब कि आपकी जो सेविंग्स है, यानी कि आपके पास जो संपत्ति है, आपके पास धन है, कोई दूसरा कोई खजाना है, तो वो सारी चीज़ें एसेट्स में आ जाती है। यानी कि जो आपकी सेविंग्स होती है उसे हम एसेट्स कह सकते हैं, संपत्ति को हम एसेट्स कह सकते हैं बेसिकली। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। वहीं इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द बीच वॉज कवर्ड विद डिट्राइटस आफ्टर द स्टॉर्म। यानी कि तूफान आने के बाद जो है वो मतलब कि जो वो बीच था वो जो है वो पूरी तरीके से मलबे से, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़ों से या फिर कचरे से जो है वो भर चुका था। यानी कि उस बीच पर क्या था, तो डेट्राइटस था, यानी कि मलबा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डेट्राइटस यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परपोर्ट। दोस्तों परपोर्ट का मतलब होता है अर्थ या फिर निहित मतलब। जैसे कि मान लो तुम्हें व्हाट्सएप पे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ने सभी सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फ्री लैपटॉप्स अनाउंस किए हैं। यानी कि मैसेज का परपर्ट ये लगता है कि सरकार फ्री लैपटॉप्स दे रही है सभी स्टूडेंट्स को, लेकिन असली जो ट्रुथ है वो कुछ अलग हो सकता है। तो ये जो किसी बात का या फिर स्टेटमेंट का जो मेन मीनिंग होता है या फिर उसका क्लेम्ड पर्पस होता है उसे ही परपोर्ट कह सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो न्यूज़ आर्टिकल का पर्पट था कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, यानी कि उसका मेन मुद्दा या फिर उसका जो अर्थ था वो क्या था कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, भाव बढ़ने वाले हैं। या फिर टीचर के स्पीच का पर्पट ये था कि हार्ड वर्क ही सक्सेस की है। यानी कि टीचर ने जो है वो बहुत सारी बातें कही, लेकिन उसका जो मेन मुद्दा, यानी कि वो जो टीचर था उसका मेन मुद्दा क्या था कि वो जो हार्ड वर्क करेगा उसे ही जो है वो मतलब कि सक्सेस मिलेगी। यानी कि सारी बातों में से ये जो है वो उनका मेन कहने की बात थी। तो ये होता है हमारा पर्पट। या फिर अगर आपको एक और एग्जांपल बताऊं तो कोई फ्रॉड ईमेल जो ऑफिशियल होने का क्लेम करे तो वो क्या होता है, वो पर्पट्स टू बी फ्रॉम अ बैंक। यानी कि वो ऐसा दिखाना चाहता है जैसे कि वो बैंक से आया हो, लेकिन वो ऑफिशियल तो है नहीं, वो कोई फ्रॉड ईमेल है। तो इस तरीके से मतलब कि सिंपल वर्ड्स में पर्पोर्ट का मतलब होता है मेन मीनिंग, क्लेम करना या फिर इंटेंशन ऑफ समथिंग, तो उसे हम कह सकते हैं पर्पोर्ट। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका होता है क्लेम, असर्ट या फिर प्रोफेस। यानी कि बेसिकली इन तीनों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ पर दावा करना, किसी चीज़ के जैसे होने का दावा करना, यानी कि असर्ट करना, प्रोफेस करना यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार करना, क्लेम करना यानी कि दावा करना। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जो दिखाते हैं कि आप किसी चीज़ के जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। वही एंटोनिम इसका है डिनाई, कॉन्ट्रोडिक्ट या फिर रिफ्यूट। डिनाई, कॉन्ट्रोडिक्ट या फिर रिफ्यूट तीनों का मतलब होता है कि खिलाफ होना, मना करना, या फिर किसी चीज़ से जो है वो मतलब कि एग्री ना करना, अस्वीकार कर देना, तो उसे हम कह सकते हैं डिनाई, कॉन्ट्रोडिक्ट या फिर रिफ्यूट। वहीं अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही परपोर्ट्स टू नो द सोल्यूशन। यानी कि उसका मेन मुद्दा, यानी कि उसका मेन अर्थ क्या था कि उसे जो है वो मतलब कि सॉल्यूशन को जानना है। यानी कि उसे बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, उसका मेन मुद्दा या फिर उसका मेन अर्थ ये है कि वो सॉल्यूशन को जाने। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि परपोर्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्रक्यूलेंट। दोस्तों ट्रक्यूलेंट का मतलब होता है झगड़ालू या फिर आक्रामक। जैसे कि मान लो स्कूल में एक स्टूडेंट है जो हमेशा आर्ग्यू करता है, यानी कि हमेशा बहस करता है, छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है और किसी की बात इजीली नहीं मानता। उसका एटीट्यूड थोड़ा अग्रेसिव है, बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि वो झगड़ालू है। तो ये जो रूड, एंग्री और फाइट करने वाला नेचर होता है उसे ही ट्रक्यूलेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो बॉस जो हर बात पर स्टाफ पर चिल्लाता है तो वो ट्रक्यूलेंट बॉस है। या फिर रोड पर कोई ड्राइवर जो छोटी सी बात पर भी झगड़ा शुरू कर देता है वो ट्रक्यूलेंट बिहेवियर है। या फिर बच्चा जो हर टाइम आर्ग्यू करता है, यानी कि बहस करता रहता है और कभी भी किसी की सुनता नहीं है, तो वो ट्रक्यूलेंट चाइल्ड है, यानी कि बहुत ही झगड़ालू स्वभाव का है, बहुत ही अग्रेसिव है, आर्ग्यूमेंट करने वाला है, आक्रामक स्वभाव का है बेसिकली। सिंपल वर्ड्स में ट्रक्यूलेंट का मतलब होता है अग्रेसिव, बैड टेम्पर्ड या फिर झगड़ा करने वाला। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ट्रक्यूलेंट यानी क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है अग्रेसिव, हॉस्टाइल या फिर बेलिजरेंट। दोस्तों, अग्रेसिव, हॉस्टाइल या फिर बेलिजरेंट तीनों का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा झगड़ालू होना, आक्रामक होना। अग्रेसिव होना यानी कि बहुत ज़्यादा जिसको गुस्सा आता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहस करता है किसी से भी, यानी कि बहुत ज़्यादा जिसे तेज़ गुस्सा आता है, तो उसे हम अग्रेसिव कह सकते हैं। हॉस्टाइल का मतलब होता है एक तरीके से शत्रुता, यानी कि जो दुश्मनी रखता है उसे हम हॉस्टाइल नेचर का कह सकते हैं। या फिर जो बेलिजरेंट होता है, बेलिजरेंट का मतलब होता है झगड़ालू, यानी कि जो झगड़ा करता है, फाइट शुरू करता है बेसिकली, यानी कि जिसका स्वभाव बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है, आक्रामक होता है, तो उससे हम कह सकते हैं बेलिजरेंट। वही एंटोनिम की तरफ जाए तो एंटोनिम में हमारे पास है जेंटल, फ्रेंडली या फिर पीसफुल। जेंटल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा सौम्य, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मृदु जिसे हम कह सकते हैं, सौम्य जिसे हम कह सकते हैं। फ्रेंडली का मतलब होता है जो मिलनसार है, यानी कि जो मैत्रीपूर्ण है, उसे हम कह सकते हैं फ्रेंडली। और पीसफुल का मतलब होता है जो शांतिपूर्ण है, यानी कि बहुत ही शांति से रहता है, हर काम को मतलब कि शांति से लेता है, तो उसे हम कह सकते हैं पीसफुल। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ट्रुक्युलेंट डॉग बार्क्ड एट एवरीवन, यानी कि एक जो आक्रामक स्वभाव का जो कुत्ता था, यानी कि जो डॉग था, वो सब पर भौंकता था, यानी कि ऐसा लगता था जैसे कि वो सबको काट लेगा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ट्रुक्युलेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिपैट्रिएट। दोस्तों, रिपैट्रिएट का मतलब होता है देश वापस भेजना या फिर स्वदेश लौटाना। जैसे कि मान लो एक इंडियन वर्कर दुबई में काम कर रहा था, पर कंपनी बंद हो गई और गवर्नमेंट ने उसे वापस इंडिया भेज दिया। तो ये जो अपने कंट्री वापस भेजना या फिर लौटना होता है, उसे ही रिपैट्रिएट कहते हैं। ये वर्ड जो है वो मोस्टली लोगों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि रेफ्यूजीज़ है, सोल्जर्स या फिर वर्कर्स। लेकिन मनी या फिर एसेट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि फॉरेन अर्निंग्स को अपने देश में ट्रांसफ़र करना, तो उसे भी हम जो है वो रेपेट्रिएट कह सकते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो वॉर के बाद सोल्जर्स को अपने देश वापस भेजना, तो वो रेपेट्रिएट ट्रुप्स होगा। अब्रॉड काम करने वाले लोगों को वापस आना, यानी कि वापस लाना या फिर उनका वापस आना, तो वो रेपेट्रिएटेड वर्कर्स होंगे। या फिर कंपनी का फॉरेन प्रॉफिट इंडिया में ट्रांसफ़र करना, तो वो रेपेट्रिएटेड फंड्स है। सिंपल वर्ड्स में रिपैट्रिएट का मतलब है अपने देश वापस भेजना या फिर लौटना। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका होता है रिटर्न, रिस्टोर या फिर एक्सट्राडाइट। दोस्तों, इन तीनों का ही मतलब होता है कि देश वापस भेजना या फिर लौटाना, यानी कि किसी चीज़ को रिटर्न करना, तो उसे हम कह सकते हैं रिटर्न, रिस्टोर या फिर एक्सट्राडाइट। वही एंटोनिम इसका है एग्जाइल, डिपोर्ट या फिर एक्सपेल, यानी कि निष्कासन करना, यानी कि जिसको मतलब कि वापस भेजना, निकालना बेसिकली, तो उसे हम कह सकते हैं एग्जाइल। डिपोर्ट जैसे कि एक्सपोर्ट होता है, वैसे ही डिपोर्ट होता है, तो उसे हम कह सकते हैं एक्साइल, डिपोर्ट या फिर एक्सपेल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट विल रिपैट्रिएट द सिटीजन्स स्ट्रैंडेड अब्रॉड, यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट जो है वो मतलब कि जो अब्रॉड में फंसे हुए जो लोग हैं, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसे हुए लोग, यानी कि जो वहाँ पर जो फंस चुके हैं, तो अब्रॉड में जो फंसे हुए लोग हैं, गवर्नमेंट जो है वो उनको वापस अपने देश लौटाएगी, यानी कि वापस अपने देश भेजेगी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रेपेट्रिएट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अराइविस्ट। दोस्तों, इसे अराइविस्ट प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है नव उदारवादी या फिर अचानक उन्नति प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जैसे कि मान लो एक नया बंदा एक रिच सर्कल में आता है और वो सबको इम्प्रेस करने के लिए फ्लैशी कार, एक्सपेंसिव ड्रेस और ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन असली में वो अभी रिसेंटली ही सक्सेसफुल हुआ है और लोगों में अपनी पोजीशन प्रूव करना चाहता है। तो ऐसे एम्बिशियस और थोड़े पुशी न्यू कमर को अराइविस्ट कहते हैं। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो नए एम्प्लॉय जो ऑफिस में सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तो वो भी अराइविस्ट है। या फिर एक्टर जो बॉलीवुड में अभी आया है और फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाता है, तो वो भी अराइविस्ट है। या फिर पॉलिटिशियन जो रिसेंटली पावर में आया है और हर जगह अपना प्रभाव डालना चाहता है, यानी कि अपना इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता है, तो वो भी अराइविस्ट है। सिंपल वर्ड्स में अराइविस्ट का मतलब होता है एम्बिशियस न्यू कमर जो हायर स्टेटस अचीव करना चाहता है, तो उसे हम कहेंगे अराइविस्ट। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है अपस्टार्ट या फिर सोशल क्लाइंबर, यानी कि जो अचानक अभी मतलब कि नई नई पोजीशन पर, यानी कि नई नई ऐसी पोजीशन पर है जहां पर उसे सक्सेस मिला है, यानी कि सक्सेस की और वो नया नया बड़ा है, तो उसे हम अपस्टार्ट कह सकते हैं या फिर सोशल क्लाइंबर कह सकते हैं, यानी कि नव उदारवादी एक तरीके से। वहीं एंटोनिम में हमारे पास है एरिस्टोक्रेट, नोबल मैन या फिर एस्टैब्लिश्ड, यानी कि जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रईस है, यानी कि ऑलरेडी जो है वो मतलब कि सक्सेसफुल है, या फिर जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, या फिर जो नोबल मैन है यानी कि बहुत ही कुलीन व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे एरिस्टोक्रेट, नोबल मैन या फिर इस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उस पोजीशन पर, यानी ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमीर है, तो उसे हम कहेंगे एरिस्टोक्रेट, नोबल मैन या फिर इस्टेब्लिश्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द अराइविस्ट फ्लॉन्टेड हिज न्यू वेल्थ एट द पार्टी, यानी कि जो अभी अभी जो नया नया सक्सेसफुल हुआ जो व्यक्ति था, वो उसने क्या किया कि अपनी जो धन संपत्ति थी, यानी कि जो अभी उसने नई नई जो धन संपत्ति कमाई है, जो वेल्थ उसने कमाई है, वो उसे जो है वो पार्टी में अच्छे से फ्लॉन्ट कर रहा था, यानी कि सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि अराइविस्ट यानी क्या है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परगेशन। दोस्तों परगेशन का मतलब होता है शुद्धिकरण या फिर किसी चीज़ की सफाई। जैसे कि मान लो तुम्हारे बॉडी में कभी कभी टॉक्सिन्स या फिर एक्स्ट्रा वेस्ट जमा हो जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कि हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिमूव की जानी चाहिए। तो ये जो अनवांटेड सब्सटेंसेस या फिर नेगेटिव चीज़ों को क्लीन करना या फिर रिमूव करना होता है, उसे ही परगेशन कहते हैं। और ये जो वर्ड है वो फिगरेटिवली भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि माइंड या इमोशन से नेगेटिविटी को रिलीज़ करना या फिर गिल्ट या फिर एंगर को दूर करना, तो वो भी एक तरीके का परगेशन है। वैसे अगर आपको कुछ और डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं, तो बॉडी को डिटॉक्स करना तो वो फिजिकल परगेशन है। इमोशनल कैथारसिस, जैसे कि डायरी में लिखकर अपने इमोशंस रिलीज करना, तो वो इमोशनल परगेशन है। या फिर क्लीनिंग हाउस थोरोली, तो वो परगेशन ऑफ स्पेस है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में परगेशन का मतलब होता है क्लीनिंग, रिमूविंग या फिर रिलीजिंग अनवांटेड थिंग्स फिजिकली, मेंटली या फिर इमोशनली, तो उसे हम कहेंगे परगेशन। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन या फिर डिटॉक्सिफिकेशन। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है शुद्धिकरण करना, सफाई करना किसी चीज़ की, तो उसे हम कहेंगे क्लेंजिंग, प्योरिफिकेशन या फिर डिटॉक्सिफिकेशन। वही एंटोनी में हमारे पास है कंटैमिनेशन, पॉल्यूशन या फिर डिफाइलमेंट। इन तीनों का क्या मतलब होता है? इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को दूषित कर देना, किसी चीज़ को जो है वो प्रदूषित कर देना, या फिर किसी चीज़ को और भी ज़्यादा गंदा करना, और भी ज़्यादा जो है वो मैला करना, बिगाड़ना या फिर बुरा करना, तो उसे हम कहते हैं कंटामिनेशन, पॉल्यूशन या फिर डिफाइलमेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रिचुअल लेड टू द परगेशन ऑफ देयर सिंस, यानी कि वो एक रीति रिवाज, रिचुअल का मतलब होता है एक तरीके का कस्टम या फिर रिवाज, उसको करने से क्या हुआ, तो उनके जो सारे पाप है, यानी कि उनके जितने भी सिंस का मतलब होता है पाप, तो उनके जो जितने भी सारे पाप है उनका जो है वो शुद्धिकरण हो गया, यानी कि सफाया हो गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि परगेशन यानी क्या है और किस तरीके से इस वर्ड का यूज़ होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है प्लेंटिव। दोस्तों प्लेंटिव का मतलब होता है दुख भरा या फिर व्यथित। जैसे कि मान लो तुम्हारे फ्रेंड का जो फेवरेट पेट था, यानी कि जो छोटा सा पपी था, वो मर चुका है और वो उदास होकर धीरे धीरे बोल रहा है। उसकी आवाज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस है। तो ये जो उदासी या फिर दुख भरी आवाज़ या फिर एक्सप्रेशन होती है, उसे ही प्लेंटिव कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो सैड सॉन्ग जो दिल को छू जाए, तो वो प्लेंटिव म्यूजिक है। या फिर बच्चे जो अपने टॉयज को देख देख कर या फिर उसके लिए उदास होकर रोते हैं, तो वो प्लेंटिव क्राई है। या फिर किसी की लेटर या फिर नोट जो इमोशनल और सैड लगता है, उसका टोन थोड़ा सैड लगता है, तो वो प्लेंटिव टोन है। सिंपल वर्ड्स में प्लेंटिव का मतलब होता है सैड, मोर्नफुल या फिर दुख भरा एक्सप्रेशन या फिर वॉइस, तो उसे हम कहेंगे प्लेंटिव। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है मोर्नफुल, सॉरोफुल या फिर सैड, यानी कि जो तीनों भी वर्ड है ये किसी दुख को दर्शाते हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर दुख भरी है या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि निराश करने वाली, हताश करने वाली, दुखी करने वाली है, तो उसे हम मोर्नफुल कह सकते हैं, सॉरोफुल कह सकते हैं या फिर सैड भी कह सकते हैं। वही एंटोनिम इसका है चीयरफुल, जॉयफुल या फिर हैप्पी। ये दोस्तों खुशी को दर्शाती है, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि खुशी से भरी हुई है, खुशनुमा है, तो उसे हम जो है वो चीयरफुल, जॉयफुल या फिर हैप्पी कह सकते हैं।
वही अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी गेव अ प्लेंटिव क्राई फॉर हेल्प, यानी कि उसने जो है वो मदद के लिए जो है वो बहुत ही दुख भरी गुहार लगाई, यानी कि उसने जो है वो मतलब कि लोगों को इस तरीके से बुलाया जैसे कि वो बहुत ज़्यादा दुख में है, उसकी मदद के लिए बुलाया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्लेंटिव यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ट्रीजन। दोस्तों ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह या फिर राजद्रोह। जैसे कि मान लो तुम्हारे देश में कोई आदमी आदमी जो है वो मतलब कि सीक्रेट में फॉरेन पावर के साथ मिलकर अपने देश के खिलाफ काम करता है, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा के दुश्मन को देता है। तो ये जो अपने देश के अगेंस्ट बिट्रेयल या फिर डिसलॉयल्टी है उसे ही ट्रीजन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो सोल्जर्स का जो एनिमी है उनके साथ जो है वो सीक्रेटली मतलब कि मिलना, तो वो भी एक तरीके से ट्रीजन है। पॉलिटिशियन जो कॉन्फिडेंशियल स्टेट इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं तो वो भी ट्रीजन है। सिटीजन्स जो कंट्री को हार्म करने वाले एक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी एक तरीके का देशद्रोह है, यानी कि ट्रीजन है। सिंपल वर्ड्स में ट्रीजन का मतलब होता है अपने देश के अगेंस्ट बिट्रेयल या फिर डिसलॉयल्टी, यानी कि अपने देश के खिलाफ काम करना, तो उसे हम कहेंगे ट्रीजन। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है बिट्रेयल, सेडिशन या फिर ट्रिचरी। दोस्तों बिट्रेयल का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, किसी के साथ विश्वासघात करना। सेडिशन या फिर ट्रिचरी का मतलब होता है कि देशद्रोह करना, यानी कि अपने देश के साथ गद्दारना, तो उसे हम कह सकते हैं सेडिशन या फिर ट्रिचरी। वही एंटोनिम इसका है लॉयल्टी, एलिजियंस या फिर फिडेलिटी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी और एलिजियंस का मतलब होता है कि यानी कि किसी के प्रति दायित्व होना, यानी कि किसी के प्रति जो है वो मतलब कि बाध्य होना। या फिर फिडेलिटी का भी मतलब होता है वफादारी, निष्ठा या फिर जो ईमानदारी होती है उसे हम कहते हैं फिडेलिटी। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज अरेस्टेड फॉर ट्रिजन अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि उसे जो है वो मतलब कि अपने ही राज्य के खिलाफ जो है वो मतलब कि राजद्रोह करने के लिए जो है वो मतलब कि अरेस्ट किया गया था, यानी कि वो अपने ही स्टेट में रहकर, अपने ही देश में रहकर अपने ही स्टेट के खिलाफ काम कर रहा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ट्रिजन यानी क्या है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड आता है फेटिड। दोस्तों फेटिड का मतलब होता है बदबूदार। जैसे कि मान लो तुम एक गार्बेज डंप के पास से जाते हो और तुम्हें इतनी ज़्यादा गंदी यानी कि इतनी ज़्यादा बुरी स्मेल आती है कि वहाँ से सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। तो ये जो बहुत ही अनप्लेजेंट या फिर स्ट्रॉन्ग बैड स्मेल होती है उसे ही फेटिड कहते हैं। जैसे कि डेली लाइफ के कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो जो सड़ा हुआ खाना होता है या फिर जिसे हम रॉटन फूड कहते हैं उसकी जो स्मेल होती है वो एक तरीके से फेटिड ऑर्डर होती है। या फिर स्टैग्नेंट वाटर में जो बैड स्मेल होती है, स्टैग्नेंट वाटर यानी कि जो ठहरा हुआ पानी होता है उसमें जो मतलब कि गंदगी मतलब कि बन जाती है या फिर जो छा जाती है गंदगी उसमें, तो उसकी वजह से भी जो है वो पानी में स्मेल आने लगती है, तो वो फेटिड वाटर बन जाता है। या फिर जो शूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा पुराने और गंदे होते हैं, या फिर आप जो शूज़ जो मतलब कि लंबे समय से पहने रखते हो तो उसमें भी एक तरीके की बहुत ही गंदी बदबू आती है, तो वो फेटिड शूज़ है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में फेटिड का मतलब होता है स्टिंकी, फाउल स्मेलिंग या फिर बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल, तो उसे हम कहेंगे फेटिड। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है स्टिंकिंग, प्यूट्रिड या फिर मैलोडोरस। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल वाली कोई चीज़ या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बदबूदार जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे स्टिंकिंग, प्यूट्रिड या फिर मैलोडोरस। वहीं अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम में हमारे पास है फ्रेग्रेंट, स्वीट स्मेलिंग या फिर एरोमेटिक, यानी कि जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा अरोमा देती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है एक खुशबू फैल जाती है, स्वीट स्मेलिंग है, तो उसे हम कहेंगे मतलब कि फ्रेग्रेंट, स्वीट स्मेलिंग या फिर एरोमेटिक। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फेटेड गार्बेज फिल द स्ट्रीट विद अ टेरिबल स्मेल, यानी कि जो बदबूदार गार्बेज यानी कि जो कूड़ा कचरा है वो जो रोड पर फैला पड़ा था उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरी सड़क है वहाँ से जो है वो बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फेटेड यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें।
और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।